जिस तरीके से यह साजिश रची गई थी, सामाजिक तौर पर यह डेरा सच्चा सौदा का अंत था। वो अलग बात है कि मेरे जैसे लोग जिनकी दुनिया डेरा से शुरू होकर डेरा पर ही खत्म हो रही थी, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लगता था ये लीगल फेलियर है, लीगल इनकॉम्पिटेंसी है, तो इसे करेक्ट किया जा सकता है। डेरा के एक जूनियर वकील थे, हरीश छाबड़ा, सिरसा बार के ही थे, तो उनसे मेरी जान पहचान थी। मैंने सोचा भी इनसे संपर्क किया जाए, क्योंकि वो अपने आप को मेरे सामने इस तरह से प्रस्तुत करते थे भी उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, और अगर हों तो वो बेटर हो सकती हैं। मैंने उनसे कहा कि कोर्ट का फैसला ये कहता है भी ये चिट्ठी सच है, और अगर ये चिट्ठी सच है तो इसमें सिर्फ 2 साध्वियाँ नहीं, इसमें हर साध्वी के कैरेक्टर पे सवाल उठ गया है। तो अगर कोई भी साध्वी कोर्ट जाके ये क्लेम करे भी मैं तो वैसी नहीं हूं, तो पहले तो ये क्लियर करो भी क्या ये कोर्ट ने चिट्ठी को सच माना है या नहीं माना। जजमेंट के अंदर चिट्ठी को वेटेज नहीं दी गई थी, इसलिए अगर कोर्ट, हाई कोर्ट ये कह दे भी ये चिट्ठी झूठी है तो केस अपने आप क्रैश हो जाएगा। हरीश छाबड़ा मुझे कहने लगे कि असल में गुरुजी ने, संत जी ने कई साल पहले ये बात कही थी वकीलों को भी इस तरीके से क्यों नहीं अप्रोच करते, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। अब एक तरफ मैं हरीश छाबड़ा को ये बात कहकर आया, दूसरी तरफ डेरा से सभी साध्वियों को ये आदेश जारी हो गया कि किसी भी साध्वी ने हाई कोर्ट का रुख नहीं करना, जैसे मैनेजमेंट कहेगी वैसे काम करना है, और किसी के कहे कोई एप्लीकेशन नहीं लगानी। तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। अब मुझे देखना था कि अगला लीगल एक्सपर्ट कहां से मिले। तो अगला लीगल एक्सपर्ट का क्लू हजूर संत जी अपनी एक मीटिंग में दे गए थे। उन्होंने 25 अगस्त से पहले 17 अगस्त के दिन एक मीटिंग ली थी, जो एक मंथली मीटिंग डेरा के सेवादारों की होती है। उसमें इस चीज का जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे जो अकेले उनसे गुरुमंत्र लेने आए थे, और उनके सामने उन्होंने अपने केस की फाइल रखी थी। उन्होंने ये चीज बताई थी भी ये केस बोगस है। मुझे उम्मीद थी भी ये जज अगर मुझे मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। मैंने अपनी कैलकुलेशन लगाई और ये कंक्लूड किया, थोड़ी बहुत इधर उधर से इंफॉर्मेशन जुटा के भी, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के जो उस समय के चेयरमैन थे जस्टिस राजीव गुप्ता आई थिंक, तो भी ये वो जज हो सकते हैं जो गुरुमंत्र लेकर आए होंगे। और मैं करीब मिड सितंबर आ चुका था, तो तब मैं निकल गया छत्तीसगढ़ के लिए उनसे मुलाकात करने। अब मेरा एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सिटिंग चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन से मुलाकात करना कुछ ऐसा था भी आप एक पुलिस थाने के सिपाही को क्रॉस बॉर्डर नेगोशिएशन के लिए भेज दो। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि सोसाइटी में हमें इस निगाह से देखा जा रहा था भी जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। मीडिया ने जो बिल्डअप बनाया था एक स्मीयर कैंपेन चला के, वो भी एक साजिश का हिस्सा था। तो वो सब ने हमारी इमेज ऐसी बनाई थी भी हम अपने आप को कॉन्फिडेंटली ये कह ही नहीं सकते थे भी हम डेरा के अनुयायी हैं। तो मैंने उनसे बात करनी चाहिए, मेरे से बात हुई नहीं, तो मैं कागज पे कुछ लिख कर ले गया था। मैंने उनको कागज सरकाया, और उस समय उनके साथ कई और जज भी थे। उन्होंने बड़े तरीके से समझा, और क्योंकि उनको पता होता है भी कोर्ट के जजों के सामने लोग थोड़े घबरा जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं वो जज नहीं हूँ, तो आप गलत व्यक्ति के पास आ गए हैं। अब मैं वापस आ गया, तो अभी शुरू ही किया था तो एंड हो गया, अभी अब कहाँ जाएं। सेकंड स्टेप पे मैंने एक न्यूज़ चैनल था प्रतिनिधि, वो कुछ थोड़ा बहुत डेरा के फॉलोअर्स को बिठा के सोशल मीडिया पे या कहीं थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। उस चैनल के एडिटर के पास गया मैं, ये आलोक कुमार के पास, तो उनके जरिए मुझे एक वकील मिले, शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के। तो शंकर झा जी के साथ मैं दिसंबर 2017 में गया सुनारिया जेल।
भी चलो गुरुजी से मुलाकात की जाए। तो वहाँ गया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी थी। तो जैसे ही हम गेट, जेल के बाहर एक बंकर बना हुआ था, वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर ने वायरलेस पे बात की, अंदर भी ऐसे ऐसे कुछ वकील मिलने आए हैं। और तो वायरलेस वाले ने कंफर्म किया भी ठीक है, जेल इनमेट उनसे मिलना चाहता है, वकीलों से भेज दो। अब ये कंफर्मेशन हमने वायरलेस पे सुनी, लेकिन जब हम जेल के गेट पे पहुंचे तो जेलर था सुनील सागवान, उसने हमारी मुलाकात करवाने से मना कर दिया। अब हमें ये देर में समझ आया कि जेल के इर्द गिर्द भी एक चक्रव्यूह रचा गया है, भी कोई भी डेरा प्रेमी संत जी तक पहुंच ही ना सके। और ये चक्रव्यूह हल्का नहीं था, ये बहुत स्ट्रांग था। हम इसे हल्के में ले रहे थे। हम जेल से वापस आ गए और उसके बाद हमारी अप्रोच थी कि अगर संत जी की फैमिली को कन्विंस कर लिया जाए भी वो डेरा मैनेजमेंट की बजाय मेरे जरिए काम करें तो शायद कुछ हो जाए। तो उनकी फैमिली में उनके बेटे भाई जसमीत सिंह जी हैं, उनके छोटे दामाद थे रूहे मीत जी, तो उन तक हमने अप्रोच किया। रूहे मीत जी और मैं एक ही क्लास में एक साथ पढ़े हैं 3-4 साल। जो रूहे मीत जी थे उन्होंने हमसे कहा भी किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात कराओ तो बात बने। तो हमें कौन सा पॉलिटिशियन, मुझे कौन सा जानता था कोई। तो आलोक कुमार एक प्रतिनिधि वाले चैनल वाले थे, उनके जरिए सबसे पहली मुलाकात आचार्य प्रमोद कृष्णम थे, कोई नेता, उस समय कांग्रेस के थे शायद, अब किसी और पार्टी में हो। तो उनसे मुलाकात करवाई गई उनकी, और उन्होंने केस के डॉक्यूमेंट्स मांगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स मैं भी चाहता था लेकिन मुझे कोई दे नहीं रहा था। और क्योंकि ये केस रेप केस है तो इसकी फाइल आप जजमेंट के बाद भी कोर्ट से नहीं निकलवा सकते, अगर पार्टी हो तो ही मिलेगी। कोर्ट में 2 नंबर में काम कैसे होता है ये भी मुझे नहीं पता था। तो जब रूहे मीत जी ने वो फाइल हमें आचार्य प्रमोद कृष्णम तक पहुंचाने के लिए दी, तब रास्ते में हमने उस फाइल की कॉपी बनाई और वो फाइल हम दे आए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, या जैसे भी उन्होंने परस्यू नहीं किया। पर मेरे पास अब केस की फाइल आ गई थी। मैंने वो फाइल पढ़नी शुरू की। पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ चीज़ें ऐसे निकल आई जो टेक्निकली तो ज़्यादा हो जाएगा, एक कॉमन सेंस में भी हजम ना होने वाली हूँ, ऐसी चीज़ें मुझे उसमें मिली। अब धीरे धीरे मैं ये समझने लगा था भी कोर्ट में जो केस है वो इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, वो जानबूझ के बिगाड़ा गया है। और अगर जानबूझ के बिगाड़ा गया है तो ये अभी भी दौर चलेगा और ये पूरी कोशिश रहेगी भी इसको करेक्ट ना होने दिया जाए। चलता रहा ये सिलसिला। फिर रूहे मीत जी ने डिमांड रखी कि हमें किसी और पॉलिटिशियन से मिलाया जाए। तो उन्होंने कहा भी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, भी उन्होंने मुलाकात की थी हजूर संत जी से एक बार, तो उनसे मिलाया जाए, शायद वो कुछ करेंगे। तो फिर हमने मीडिएट किया आलोक कुमार जी के जरिए, और करते करते जो हजूर संत जी के दोनों दामाद हैं और उनके पुत्र भाई जसमीत सिंह जी, उनकी मुलाकात सीएम रेजिडेंस पे लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी से करवाई गई। मैं उस मुलाकात के अंदर शामिल नहीं था। उन्होंने आश्वासन जो भी दिया, तो जो बीच का मीडिएटर था उसने कहा भी ठीक है आपका काम हो जाएगा। और हमने कहा ठीक है, अब हम तो छोटे लोग हैं भी, आप बड़े लोग आपस में मिल गए हैं तो आप बातचीत करिए। तो हम बीच में से निकल गए, लेकिन वो भी जो रास्ता है वो परस्यू नहीं हुआ। इसी तर्ज पर एक मुलाकात ओम माथुर नाम के नेता से करवाई गई, लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मेरे इस एफर्ट्स में कुछ कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए थे, जो गुरुजी की फैमिली से जुड़े हुए थे, वो मेरे सपोर्ट में आ गए थे। कुछ लोगों ने ऐसे लोगों से मुझे मिलाया जो जजेस के साथ नेगोशिएशन करते हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। और इसमें जो लोग मुझे मिले, चेन प्रोसेस चलाई, एक दिन में काम नहीं हुआ।
तो उन्होंने बताया भी वो गृह मंत्रालय के कोई अफसर हैं, और मैंने वेरीफाई भी किया, शायद हैं। उन्होंने उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनसे नेगोशिएशन की बात की, और ये कहा भी गुरुजी की फैमिली और उनके बीच एक मीटिंग होना ज़रूरी है। चेन प्रोसेस में मीटिंग्स चली काफ़ी, और आखिर में ये तय हुआ कि उस समय के चीफ जस्टिस और गुरुजी की फैमिली के बीच एक मीटिंग होगी। अब ये कितना ब्लफ था, क्योंकि ऐसे चीज़ों में ब्लफ बहुत चलता है और पैसा कमाने के तरीके हैं, लेकिन कोई पैसा हमसे अभी तक लिया नहीं गया था। फाइनली वो मीटिंग का दिन भी आया, लेकिन गुरुजी की फैमिली घर से निकली और वापस चली गई, वो मुलाकात करने नहीं आई। तो ये रास्ता भी बंद हो गया। जब ये रास्ता बंद हुआ तो मैं सोचने लगा कि भी गुरुजी स्टेज से बोलते हैं अभी कोई रिश्वत नहीं लेना, रिश्वत नहीं देना, और क्या मैं ये सोच रहा हूँ भी रिश्वत के जरिए या सेटिंग के जरिए ये काम हो जाएगा? क्योंकि क्या है कि हम इंडिया में हैं और हमें ये लगता है भी जो काम सेटिंग से निकल जाए वो अच्छा है। हमें पता है भी हम निर्दोष हैं, लेकिन निकल जाए तो अच्छा है। तो ये एक प्रोसेस चला भी, हम किसी भी तरह नेगोशिएशन से इस मसले को सुलझा लें, लेकिन एट द एंड जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात का सिस्टम खत्म हो गया, तब मैंने रियलाइज किया भी नहीं भी क्या सच्चा सौदा या संत जी का इतिहास ऐसा होगा जब वो बरी होके आएंगे और स्टेज पे विराजमान होके बोलेंगे देखो ईश्वर ने हमारा सच सबके सामने रख दिया है अपने आप, तो वहाँ कोई 2 टके का ऑफिसर बोलेगा आके भी मैंने सेटिंग करवाई थी इसलिए हुआ है, भी ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें हम 1 भी रुपया रिश्वत दें किसी ऑफिसर को इस काम को हल करवाने की। तो फाइनली हमने डिसाइड किया भी नहीं, हम रिश्वत नहीं देंगे। इसके पैरेलल एक और घटनाक्रम चल रहा था। वो घटनाक्रम था भी हम कोई मंच बनाएं, फिर उस मंच से हम ये साबित करें कि डेरा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने धोखा दिया है गुरुजी को, और हम जब ये साबित कर पाएंगे तो कोर्ट में भी ये चीज वैल्यू होगी भी देखो ये पैसे के लिए सब कुछ हुआ है। तो जब ये सब कुछ खत्म हुआ, उसके मतलब 25 अगस्त 2017 की घटना जब हो गई, उसके कुछ करीब 2 महीने बाद डेरा में फंक्शनिंग लगभग रिस्टोर हुई, सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो डेरा से एक डिमांड रेज हुई। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था भी मरीज जब आता है तो शुरुआत में डिनायल होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसे आती है जब मरीज का वारिस बोलता है पैसा जितना मर्जी लग जाए काम होना चाहिए। तो उस स्टेज पे लाया जा रहा था डेरा की संगत को। तो उस फेज की शुरुआत हुई और डेरा की तरफ से खुले तौर पे एक मैसेज डेरा की संगत में दिया गया कि जो मौके के यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने गुरुजी से लगभग 1200 करोड़ की मांग की थी और गुरुजी ने ये पैसा देने से मना कर दिया था। अगर हम ये 1200 करोड़ दे दें तो हम गुरुजी को रिहा करवा सकते हैं, वरना जज तो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, कोर्ट सरकार के कंट्रोल में होती है, उन्हें आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। अब क्योंकि हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे जो आम भोले वाले डेरा के प्रेमी थे, हमें थोड़ा ही पता था भी ये कानून के तरीके कैसे चलते हैं और राजनीतिक षड्यंत्र किस लेवल पे रचे जाते हैं। तो लोगों ने पैसा देना शुरू किया और ये पैसा बेहिसाब चला। अब हमने प्लान किया भी ये चीज हम एविडेंस के साथ अगर साबित कर दें भी देखो ये सैकड़ों करोड़ इकट्ठा करने का कोई प्लान है और उसके लिए ये रचा गया। क्योंकि एक बार जब मैं जो डेरा के हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनका मैंने जिक्र किया शुरुआत में, डॉक्टर अशोक, तो वो मेरे को अक्सर ये कहा करते थे भी ये जो मैनेजमेंट है ये गुरुजी को जेल भेजेगी और उसकी आड़ में एक मोटा पैसा बनाएगी। तो अब मेरे दिमाग में एक पिक्चर बैठ रही थी कि ये पैसा इकट्ठा करने के लिए किया गया काम है और मैं इसका एविडेंस जुटाऊंगा। तो हमने कुछ लोगों से संपर्क किया, आलोक कुमार जी के जरिए कुछ
मतलब आर्टिस्ट थे, कह सकते हैं जर्नलिस्ट थे। तो उनसे संपर्क किया और एक पूरा मतलब सेटअप तैयार किया इस लालच के साथ कि मैनेजमेंट के लोग पैसा मांगने आएंगे तो हम उन्हें बड़ा पैसा दिखाएंगे और ये सब कुछ एक स्टिंग ऑपरेशन के तौर पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने ये सारा स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड किया और करीब इसमें डेरा की जो चेयरपर्सन विपासना हैं और शोभा गौरा जो सीनियर वाइस चेयरपर्सन है, इन सब के स्टिंग आए, जिसमें इन्होंने स्वीकार किया कि हम 250 से 300 करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुके हैं और करीब 200 और इकट्ठा करके हमें 500 करोड़ कहीं देना है। ये मार्च अप्रैल 2018 के आसपास की बात होगी। जब ये स्टिंग हमारे रिकॉर्ड पे आ गया तो जिसने स्टिंग किया था उसने इस स्टिंग का सौदा कर लिया और ये सौदा 35 लाख में हुआ। जो हमें पता है, हो सकता है ज़्यादा रकम हो, लेकिन जो हमारे सामने चीज़ें आई भी 35 लाख में ये स्टिंग बेच दिया गया और फिर हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो हम कहीं भी चीफ जस्टिस तक या नेगोशिएशन तक के रास्ते वो बंद हो गए और दूसरी तरफ ये एविडेंस जुटाना था एक स्ट्रॉन्ग डेरा की मैनेजमेंट के खिलाफ, ये भी हम नहीं जुटा पाए। कोई लीगल एक्सपर्ट मिला नहीं, जेल में हजूर संत जी से मुलाकात हो नहीं सकती थी। तो ऐसे में अब करें तो करें क्या। फाइनली ये डिसाइड किया कि एक कैंपेन लॉन्च किया जाए और उस कैंपेन के जरिए काम हो। तो कैंपेन का नाम रखा गया फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मतलब हमारा विश्वास है कि हमारे गुरुजी संत जी सच्चे हैं, आस्था है हमारी उनमें, लेकिन वर्डिक्ट जो कोर्ट का फैसला है वो खिलाफ है। तो हमारा जो विश्वास है और सामने से ये कोर्ट का फैसला है, ये हमारी एक जंग है और इसमें हमें अपने विश्वास को बेटर साबित करना है। इसके पीछे भी एक कारण था। जब मैं लखनऊ गया योगी आदित्यनाथ जी से मीटिंग फैसिलिटेट करने के लिए हजूर पिताजी के परिवार की, तब मैं 2 लोगों से मिला। एक आईपीएस अधिकारी थे शायद अमिताभ ठाकुर, जिनका एक फ़ोन कॉल जिन्होंने मुलायम सिंह यादव का वायरल किया था, और एक थे रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह। तो जो अमिताभ ठाकुर जी थे, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो हमने उनको बताया भी ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है भी, अगर इतना सब कुछ हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस समय वो यूपी पुलिस में थे। अगर आपको यूपी पुलिस से किसी तरह का कोई समर्थन चाहिए तो मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दूसरी तरफ जब सूर्य प्रताप सिंह जी से मिले तो हम अवॉइड करने लगे भी, इनको पता ना चले भी हम डेरा के प्रेमी हैं, लेकिन उन्होंने भांप लिया। उन्होंने मुझसे पूछा भी तुम डेरा के प्रेमी हो? मैंने कहा जी हैं। बोले तुम ये मानते हो तुम्हारे गुरुजी सच्चे हैं? बिल्कुल। कहते लेकिन समाज नहीं मानता। कहते कल को तुम कितने ही सबूत उनके पक्ष में ले आओ कि वो सच्चे हैं और सब कुछ झूठ साबित कर दो जो उनके खिलाफ हुआ है, तो भी समाज नहीं मानेगा भी वो सच्चे हैं, क्योंकि ये सब चीज आज के दौर में पैसे से मैनेज की जा सकती है। अगर उन्हें सच्चा साबित करना है तो दुनिया तुम्हारी दलील पे यकीन नहीं करेगी, वो दलील किस विश्वास के साथ दी जाती है इस पे यकीन करेगी। तो यहां से मैंने तय किया कि मैं कभी ये नहीं छुपाऊंगा कि मैं डेरा का प्रेमी हूं। इनफैक्ट मेरी पहचान ही ये होगी कि मैं हजूर संत जी का शिष्य हूं, इसके अलावा मेरी कोई दूसरी पहचान ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की शुरुआत की और इसमें कई लोग शुरुआत से जुड़े, वो एक अलग कहानी है, तो वो आगे चर्चा करेंगे।